हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, हमारे चैनल का एक ही लक्ष्य है, टू क्लियर यूपीएससी एग्जामिनेशन विदाउट एनी फियर। और दोस्तों, इस डर को दूर भगाने के लिए आपको करना पड़ेगा खूब सारा मेहनत। क्योंकि दोस्तों, एक बात समझ लीजिए कि यूपीएससी निकालना खेल नहीं है बच्चों का। यूपीएससी निकालना खेल नहीं है बच्चों का, निकल जाता है तेल अच्छे अच्छों का। इसीलिए अगर आप सोच रहे हैं कि आप यूपीएससी निकालना चाहते हैं या इस तरह के किसी भी कठिन एग्जाम से आप रूबरू होना चाहते हैं दोस्तों, तो मेहनत से आप दूर नहीं भाग सकते हैं। और इसी मेहनत की श्रृंखला में हम लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, और जिसमें से कि हमारा टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम के ऊपर एमसीक्यू चल रहा है दोस्तों। और आज हम लोग इसका थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी रिलेवेंट कंटेंट है वो आपके पास डायरेक्टली पहुंच पाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूट्रोफिकेशन। दोस्तों, यूट्रोफिकेशन के बारे में स्टेटमेंट्स दिया हुआ है। इट कॉजेज अ ट्रेमेंडस इंक्रीज इन द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम। बिल्कुल, यूट्रोफिकेशन के केस में क्या होता है दोस्तों, नाइट्रेट, फॉस्फेट, इन सब की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और एल्गल ब्लूम आ जाता है वहाँ पर। एल्गल ब्लूम यानी जो एक नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ है एल्गी का, उससे बहुत ज़्यादा तेज़ी से एल्गी ग्रो करने लगता है। यानी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है इकोसिस्टम की बढ़ गई है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए, इट लीड्स टू ए कंडीशन नोन एज एल्गल ब्लूम विच रेस्ट्रिक्ट्स द पेनेट्रेशन ऑफ सनलाइट। बिल्कुल, हमने बात किया कि एल्गल ब्लूम आ जाता है। अब जैसे ये वाटर का लेयर है, ऊपर ऊपर पूरा एल्गी जमा हो गया है, तो नीचे सनलाइट पेनेट्रेट नहीं हो पाएगा, इधर सनलाइट नहीं आएगा। तो दूसरा बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा देखिए, इट इज़ प्राइमरली सीन इन लेक्स एंड रिवर्स ड्यू टू द लीचिंग ऑफ फॉस्फेट्स और नाइट्रेट कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स। बिल्कुल, नाइट्रेट और फॉस्फेट के लीचिंग के कारण ही ये एल्गल ब्लूम होता है पहले, और धीरे धीरे करके वो पूरा लेक जो है यूट्रोफिकेशन हो जाता है उसका। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, एक भी इनकरेक्ट नहीं है। तो दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एस्टुअराइन इकोसिस्टम। दोस्तों, एस्टुअराइन इकोसिस्टम के बारे में स्टेटमेंट्स देखिए। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है हम लोगों को। एन एस्टुअरी इज ए सेमी एनक्लोज कोस्टल बॉडी ऑफ वाटर विच इज द मोस्ट प्रोडक्टिव रीजन। ये तो आप लोग को मैं कई बार बता चुका हूँ कि एस्टुअरी इज द मोस्ट प्रोडक्टिव रीजन, ठीक है। और ये सेमी एनक्लोज होता है, क्यों? क्योंकि एक साइड ये सी की तरफ खुला होता है, एक साइड ये रिवर की तरफ खुला होता है, और बीच में इधर एक, इधर से और इधर से एक तरीके से ये क्लोज्ड होता है, ठीक है। इधर सी वाटर भी आ रही है, रिवर वाटर भी आ रही है, और ये मोस्ट प्रोडक्टिव रीजन है। तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए, ग्लेशियल प्रोसेसेस एंड टेक्टोनिक प्रोसेसेस आर वन ऑफ द टू फिजिकल जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टुअरी फॉर्मेशन। तो दोस्तों, ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। देखिए, जो एस्टुअरी फॉर्मेशन होता है वो ग्लेशियल प्रोसेस हो सकता है, ग्लेशियल मेल्टिंग वगैरह के कारण से, ठीक है। फिर टेक्टोनिक प्रोसेसेस के कारण हो सकता है, सैंड बार वगैरह के मूवमेंट के कारण हो सकता है, सी लेवल के राइज होने के कारण हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे रीजन्स के कारण आपका एस्टुअरी फॉर्मेशन हो सकता है। तो सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड देखिए, कॉमर्शियल फिशिंग एंड सिल्टेशन डिस्ट्रॉयज द एस्टुअरी इकोसिस्टम ऑफ चिलिका लेक विच इज अ पार्ट ऑफ मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। देखिए, पहला दूसरा करेक्ट है। एक है रामसर कन्वेंशन, जिसमें कि जो भी कंट्री साइन करता है रामसर कन्वेंशन, तो वो अपने कंट्री के इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स को रामसर साइट के रूप में लिस्ट करेगा, ठीक है। और रामसर कन्वेंशन साइट्स के अंतर्गत भी एक है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। तो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत उन वेटलैंड्स को लिस्ट किया जाता है दोस्तों, जिनका डिग्रेडेशन या तो हो रहा है या तो हो सकता है, ठीक है। ये ठीक है, मतलब या तो हो चुका है या हो रहा है या हो सकता है। इन तीनों केसेस में उसको मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है, ठीक है। चिलिका लेक को भी पहले मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में रखा गया था दोस्तों, बट फिलहाल ये जो सिल्टेशन के कारण चिलिका लेक को मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में रखा गया था, तो ये सिल्टेशन कहीं ना कहीं इसका मैनेज कर लिया गया है वहाँ की अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है। और इस कारण से इसको मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड से अब बाहर कर दिया गया है। तो तीसरा स्टेटमेंट अब इनकरेक्ट है। अभी के डेट में मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में दोस्तों दो वेटलैंड्स हैं इंडिया के। एक है आपका केवलाडियो, केवलाडियो है आपका राजस्थान में, और दूसरा है लोकटक लेक, लोकटक लेक जो कि आपका मणिपुर में है।
ठीक है। चिलिका लेक आज के डेट में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का पार्ट नहीं है। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली। आइए दोस्तों 43 क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डेजर्टिफिकेशन इन इंडिया। तो इंडिया में डेजर्टिफिकेशन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं दोस्तों, उनको देखिए। पहला स्टेटमेंट है इंडिया इज नॉट ए सिग्नेटरी ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये तो गलत है, आपको पता है। इंडिया जो है UNCCD का पार्ट है, UNCBD का पार्ट है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का पार्ट है। तो इन तीनों जो रियो समिट से जो मेन आपके कन्वेंशंस निकले हैं, इन तीनों का इंडिया पार्ट है। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दूसरा देखिए, डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस शोज द स्टेट वाइज डेटा ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इज रिलीज्ड बाय CSIR। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया है, इसको CSIR रिलीज करती है। तो ये गलत है दोस्तों, याद रख लीजिए। पहले पूरा नाम सुनिए। डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया इज रिलीज्ड बाय इसरो अहमदाबाद। इसरो का जो अहमदाबाद सेंटर है उसके द्वारा ये आपका डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया को रिलीज किया जाता है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट है दोस्तों। तीसरा देखिए, वेजिटेशन डिग्रेडेशन द टेम्पोररी और परमानेंट रिडक्शन इन द डेंसिटी स्ट्रक्चर स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ वेजिटेशन कवर इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर फॉर द डेजर्टिफिकेशन। तो ये वेजिटेशन डिग्रेडेशन का यहाँ डेफिनेशन दिया है, उसको छोड़िए पहले। ठीक है, बोल रहा है वेजिटेशन डिग्रेडेशन, बोल रहा है वेजिटेशन डिग्रेडेशन इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर फॉर डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, तो एक बात आप समझ लीजिए कि जो डेजर्टिफिकेशन के कंट्रीब्यूटर्स हैं इंडिया में है, सबसे पहला है आपका रेनफॉल एंड सरफेस रन ऑफ। सरफेस रन ऑफ यानी टॉप सॉइल रिमूव हो जाता है दोस्तों एक तरीके से रेनफॉल के कारण। ठीक है, तो ये डेजर्टिफिकेशन का सबसे बड़ा कॉज है। सेकेंड नंबर कॉज पर है आपका वेजिटेशन डिग्रेडेशन। और थर्ड नंबर पर जो रीजन है दोस्तों वो है सैंड एनक्रोचमेंट। ठीक है, डेजर्टिफिकेशन का सबसे बड़ा रीजन इंडिया में क्या है? रेनफॉल एंड सरफेस रन ऑफ। सबसे बड़ा रीजन है रेनफॉल एंड सरफेस रन ऑफ। सेकेंड रीजन है वेजिटेशन डिग्रेडेशन और थर्ड रीजन है सैंड एनक्रोचमेंट। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका क्या है? इनकरेक्ट है। फोर्थ देखिए, इंडिया विटनेस्ड एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ डेजर्टिफिकेशन इन 28 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज बिटवीन 2011-13 से लेकर के 2018-19। तो ये बात बिल्कुल सही है कि 28 स्टेट्स और यूटीज में डेजर्टिफिकेशन जो है वो बढ़ा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। 1, 2, 3 इनकरेक्ट है। जो डेजर्टिफिकेशन का इंडिया में रीजन है दोस्तों उसको याद रख लीजिएगा। नंबर 1 पर टॉप कंट्रीब्यूटर है रेनफॉल एंड सरफेस रन ऑफ। सेकेंड कंट्रीब्यूटर है वेजिटेशन डिग्रेडेशन। थर्ड कंट्रीब्यूटर है सैंड एनक्रोचमेंट। इन सब में कोई लॉजिक नहीं चलता, आपको याद रखना पड़ता है। ठीक है, तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा। इनकरेक्ट पूछ रहा है दोस्तों, तो 1, 2, 3 इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आइए 44 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फॉरेस्ट टाइप्स इन इंडिया। तो इंडिया में जो फॉरेस्ट टाइप्स हैं उनके रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स देखिए और करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करिए। तो पहला है द प्रोडक्टिविटी एंड कम्युनिटी स्टेबिलिटी ऑफ ए बॉरियल फॉरेस्ट आर लोअर देन दोज ऑफ एनी अदर फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ठीक है, प्रोडक्टिविटी और कम्युनिटी स्टेबिलिटी दोनों इसकी लो क्यों रहेगी? स्टेबिलिटी कम इसलिए रहेगी क्योंकि डाइवर्सिटी कम है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी कम क्यों रहेगी? क्योंकि यहाँ पर पोडजोल होता है। पोडजोल जो कि कैसे एकदम इनफर्टाइल टाइप के सॉइल है, एसिडिक सॉइल है। ठीक है, तो पोडजोल सॉइल है वहाँ पर, इसलिए प्रोडक्टिविटी कम रहेगी। कम्युनिटी स्टेबिलिटी इसलिए कम रहेगी क्योंकि ये एक तरीके से क्या है इस टाइप के फॉरेस्ट में डाइवर्सिटी बहुत कम है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है आपका। दूसरा देखिए, ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड थ्रू आउट द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री एक्सेप्ट इन नॉर्थ ईस्ट। देखिए, ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन सिर्फ 3 स्टेट्स में पाया जाता है, तमिलनाडु, आंध्रा एंड कर्नाटका। देखिए, जो फॉरेस्ट का चैंपियन एंड सेट क्लासिफिकेशन है,
चैंपियन एंड सेट क्लासिफिकेशन। देखिए इसके थ्रू आप एक बार गो थ्रू जरूर हो जाइए। मुझे पता है ये बहुत डिफिकल्ट टाइप की क्लासिफिकेशन है, बट इसके थ्रू एक बार गो थ्रू हो जाइए, ठीक है। तो आपको ये पता रहेगा कि जैसे ये जो है ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट स्पेशल टाइप का ऐसा फॉरेस्ट है जिसमें सिर्फ 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, ठीक है। फिर भी यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है। ये ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट है और ये सिर्फ तमिलनाडु, आंध्रा और कर्नाटका में मिलता है दोस्तों, ठीक है। और ये विंटर रेन के कारण इस टाइप का एवरग्रीन फॉरेस्ट बनता है यहाँ पर, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका क्या है, इनकरेक्ट है। थर्ड देखिए, सब अल्पाइन फॉरेस्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश बिटवीन 2900 टू 3500 मीटर्स। तो यस, सब अल्पाइन फॉरेस्ट जो है यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड करते हैं। सब अल्पाइन फॉरेस्ट में आपको क्या क्या मिलेगा दोस्तों, तो आपको फर मिलेगा, जूनिपर मिलेगा, बर्च मिलेगा, लार्च मिलेगा, ठीक है। याद रखिएगा सब अल्पाइन फॉरेस्ट। और इसके ऊपर नीचे भी थोड़ा वेरिएशन वाले फॉरेस्ट में भी आपको क्या क्या मिलेगा दोस्तों, फर मिलेगा, जूनिपर मिलेगा, बर्च मिलेगा, लार्च मिलेगा। तो ये सारे ट्रीज आपको याद रखने हैं। इसके अलावा रोडोडेंड्रॉन के भी कुछ स्पीसीज यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 and 3 ओनली। 45 क्वेश्चन देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स देखिए दोस्तों। पहला है, द डिफॉरेस्टेशन डिक्लेरेशन वाज साइंड बाय 100+ कंट्रीज विच रिप्रेजेंटेड ओवर 90% ऑफ फॉरेस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। तो दोस्तों जो ग्लासगो में COP26 हुई थी, COP26 किसकी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की जो COP26 हुई थी ग्लासगो यानी यूके लंदन में, ठीक है। वहाँ पर ये डिफॉरेस्टेशन डिक्लेरेशन साइन किया गया था जिसमें 100 से अधिक देशों ने इसको साइन किया है। और उन सभी कंट्रीज का अगर फॉरेस्ट मिला दिया जाए तो वर्ल्ड का 90% फॉरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए दोस्तों, इंडिया इज ए सिग्नेटरी टू द डिफॉरेस्टेशन डिक्लेरेशन। ये गलत है, इंडिया ने डिफॉरेस्टेशन डिक्लेरेशन को साइन नहीं किया है दोस्तों, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन को कहीं ना कहीं ये कंट्री जो है ट्रेड के साथ एसोसिएट करना चाह रहे थे। और इंडिया चाह रहा था कि इसको ट्रेड से एसोसिएट मत करो, नहीं तो क्या होगा कि हम लोग को का एक्सपोर्ट वगैरह भी इससे प्रभावित होगा। फिर देखिए तीसरा देखिए, द डिक्लेरेशन कमिट्स टू halt and reverse forest loss and land degradation by 2025 while delivering sustainable development and promoting an inclusive rural transformation. Everything is right except 2025, ठीक है। ये जो टारगेट है ये 2030 तक का है, ठीक है। द डिक्लेरेशन कमिट्स टू halt and reverse forest loss and land degradation by 2030 while delivering sustainable development and promoting an inclusive rural transformation. तो थर्ड स्टेटमेंट इज एक्चुअली इनकरेक्ट, क्योंकि जो टाइमलाइन दिया हुआ है 2025 वो इनकरेक्ट है दोस्तों। फोर्थ देखिए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 इज द नोडल लेजिस्लेशन दैट रेगुलेट्स डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया। ये बिल्कुल सही बात है। इंडिया में डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड जो लेजिस्लेशन है वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है। इसके अलावा एक 1988 की फॉरेस्ट पॉलिसी भी है, ठीक है, तो वो भी है। तो फोर्थ स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। फिर 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1 and 4 ओनली। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मैनग्रूव्स, ठीक है। मैनग्रूव्स आपको पता है कि ये एक टाइप का इकोटोन है बिटवीन कोस्टल एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स, ठीक है। यहाँ बीचों बीच मैनग्रूव्स होगा। तो पहला स्टेटमेंट देखेंगे दोस्तों, मैनग्रूव्स आर ट्रीज एंड बुशेस ग्रोइंग बिलो द वाटर लेवल ऑफ स्प्रिंग, बिलो द लो वाटर लेवल ऑफ स्प्रिंग टाइड्स, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। जो मैनग्रूव्स होते हैं दोस्तों, देखिए स्प्रिंग टाइड का 2 लेवल होता है। एक होता है हाई वाटर लेवल, ठीक है, हाई वाटर लेवल, और एक होता है लो वाटर लेवल, ठीक है। तो लो वाटर लेवल के नीचे तो समुद्र ही होती है दोस्तों, एक समझ लीजिए। तो समुद्र में नहीं ये ग्रो करता है, ठीक है। ये उन रीजन्स में ग्रो करता है जहाँ समुद्र का पानी आते और जाते रहता है, ठीक है। यानी मतलब कायदे से यहाँ पे समुद्र का पानी रहता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ये वेटलैंड की तरह रहता है, ठीक है। ये प्रॉपर ओशियन नहीं है, ठीक है। तो ये बिलो द लो वाटर लेवल नहीं, बिलो द हाई वाटर लेवल आपका ग्रो करेगा मैनग्रूव्स। तो पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है दोस्तों। दूसरा देखिए, इट प्रोड्यूसेस न्यूमेटोफोर्स ब्लाइंड रूट्स टू ओवरकम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इन एनारोबिक सॉइल कंडीशंस। बिल्कुल, जो एनारोबिक सॉइल कंडीशंस में ब्रीदिंग के लिए इनके पास एयर रूट्स होती हैं जिनको हम लोग न्यूमेटोफोर्स भी बोलते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड देखेंगे,
when they are degraded their carbon is released as carbon dioxide which contributes to global warming। बिल्कुल, इसीलिए मैंग्रोव के डिग्रेडेशन को स्टॉप करना है दोस्तों, क्योंकि अगर वो डिग्रेड होंगे तो एक तो उन्होंने सालों साल से जो कार्बन को स्टोर कर रखा है वो भी रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ देखिए, मैंग्रोव्स फॉर द फ्यूचर प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव ऑफ IUCN एंड FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। जो मैनग्रोव फॉर फ्यूचर प्रोग्राम है, मैनग्रोव फॉर फ्यूचर प्रोग्राम है, ये है IUCN प्लस UNDP का प्रोग्राम। याद रख लीजिए, मैनग्रोव फॉर द फ्यूचर इज ए प्रोग्राम ऑफ IUCN एंड UNDP। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का ये प्रोग्राम नहीं है। मैनग्रोव्स फॉर द फ्यूचर प्रोग्राम इज सपोर्टेड बाय IUCN एंड UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो फोर्थ स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B, 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन 47 देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कोरल रीफ्स। तो कोरल रीफ्स के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स देखना है और करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, पहला देखिए, कोरल्स आर द लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर ऑन द प्लैनेट, अ मरीन इनवर्टिब्रेट विदाउट अ स्पाइन। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही दोस्तों। कोरल तो पॉलिप होती है। ठीक है, तो इन पॉलिप्स के पास कोई अपना स्पाइन नहीं होता, लेकिन ये पॉलिप्स क्या करती है, बहुत सारा कॉलोनीज बना लेते हैं। और कॉलोनीज कैसे बनाते हैं कि क्योंकि ये कोरल पॉलिप्स जो है कैल्शियम कार्बोनेट सेक्रेट करती हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, हर कोरल पॉलिप थोड़ा थोड़ा कैल्शियम कार्बोनेट सेक्रेट किए और सारे का कैल्शियम कार्बोनेट जुड़ते गया करके बहुत बड़ा पहाड़ टाइप का अंदर अंदर बन जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यही है कोरल रीफ। और इसी में कोरल पॉलिप है एनिमल। कोरल पॉलिप क्या है? एनिमल है। एनिमल को चाहिए खाना। तो अब ये जो कोरल रीफ स्ट्रक्चर जो बन रहा है ना कैल्शियम कार्बोनेट वाला, तो उसी स्ट्रक्चर का फायदा उठा करके वहाँ पर जूजेंथेली नाम की एल्गी भी इनके साथ सिम्बायोसिस में रहने लगती है। सिम्बायोसिस, ठीक है, तो सिम्बायोसिस में रहने लगती है कोरल पोलिप्स के साथ जूजेंथेली एल्गी। ठीक है, तो कोरल्स आर द लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर ऑन द प्लैनेट, अ मरीन इनवर्टिब्रेट विदाउट स्पाइन। बिल्कुल पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑस्ट्रेलियन ग्रेट बैरियर रीफ इज द लार्जेस्ट रीफ सिस्टम इन द वर्ल्ड। बिल्कुल, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये दोस्तों आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी दिखता है, ये जो ऑस्ट्रेलियन ग्रेट बैरियर रीफ है। थर्ड देखिए, रीफ सिस्टम आर नॉन रेजिलियंट एंड इनकेपेबल ऑफ रिकवरिंग आफ्टर डिस्टर्बेंसेस सच एज साइक्लोन्स एंड हीट स्ट्रेस। देखिए ये गलत है दोस्तों, जो रीफ सिस्टम होते हैं वो रिजिलियंट होते हैं और अगर ये सब डिस्टर्बेंस आती है साइक्लोन और हीट स्ट्रेस तो वो दोबारा रिकवर भी कर सकते हैं, बशर्ते कि ये सारे डिस्टर्बेंसेस बार बार ना आ रही हो। ठीक है, मतलब थोड़ा वो रिकवर किया, फिर तुरंत साइक्लोन आ गया, फिर थोड़ा रिकवर, फिर तुरंत साइक्लोन आ गया, हीट स्ट्रेस आ गया, तो फिर वो रिकवर नहीं कर पाएंगे। बट रेजिलियंस होती है उनमें कुछ लेवल तक। तो तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C, 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन 48 देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कोरल रीफ्स। तो कोरल रीफ्स के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। कोरल हैज ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ जूजेंथली दैट असिस्ट द कोरल इन न्यूट्रिएंट प्रोडक्शन थ्रू इट्स फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज। तो पहला बिल्कुल करेक्ट है। जूजेंथली क्या है? एल्गी है। एल्गी मतलब प्लांट समझ लीजिए। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस करके ये प्रोड्यूस करेगी और इनको कंज्यूम करेगा कोरल पोलिप। कोरल पोलिप इनको कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहेंगे। क्यों? क्योंकि जूजेंथली को भी क्या चाहिए? वो स्ट्रक्चर चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट वाला स्ट्रक्चर चाहिए, वहीं पर ये अपने आप को सस्टेन करेंगे, उनका घर बना लेंगे वहीं पर। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, इसलिए इस रिलेशन को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल आपका करेक्ट है दोस्तों। दूसरा देखिए, द कोरल्स आर जनरली फास्ट ग्रोइंग कॉलोनीज ऑफ प्लांट्स व्हाइल जूजेंथली आर स्लो ग्रोइंग एनिमल्स। दोस्तों जूजेंथली एनिमल नहीं है, जूजेंथली प्लांट है, मतलब एल्गी है। और जो कोरल है यानी पोलिप जो है वो एनिमल है। कोरल पोलिप इज एन एनिमल और जूजेंथली इज एन एल्गी। एल्गी यानी प्लांट कह लीजिए। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। तीसरा देखिए, while the majority of coral reefs are found in tropical and subtropical water। बिल्कुल सही बात है। there are also deep water corals in colder regions। दोस्तों दो टाइप के कोरल्स होते हैं, एक वार्म वाटर कोरल्स
ठीक है, जिसको हार्ड कोरल्स बोलते हैं, जो कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाटर्स में पाए जाते हैं, और दूसरे होते हैं सॉफ्ट कोरल्स, जिसको डीप वाटर कोरल्स बोलते हैं, या फिर जिसको कोल्ड वाटर कोरल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो कोल्डर रीजन्स में पाए जाते हैं। तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। हालांकि जो कोल्ड वाटर कोरल्स होते हैं वो रीफ नहीं बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ बोला भी नहीं है, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। फोर्थ देखिए, अमंग द 4 मेजर रीफ एरियाज ऑफ इंडिया, गल्फ ऑफ कच्छ आर फाउंड टू बी वेरी रिच इन स्पेसीज डाइवर्सिटी। ये गलत है। इंडिया में जो 4 मेजर रीफ एरियाज हैं वो कौन कौन से हैं? वो है सबसे पहले तो अंडमान एंड निकोबार, फिर है लक्षद्वीप, फिर है गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ जहाँ तमिलनाडु खत्म होता है, श्रीलंका शुरू होता है, ये बीच वाला गल्फ ऑफ मन्नार है दोस्तों। तो गल्फ ऑफ मन्नार, और फिर है आपका गल्फ ऑफ कच्छ। तो सबसे ज़्यादा जो स्पेसीज डाइवर्सिटी है वो अंडमान निकोबार में है, फिर लक्षद्वीप में है, फिर गल्फ ऑफ मन्नार में है, और फिर गल्फ ऑफ कच्छ में। यानी गल्फ ऑफ कच्छ की स्पेसीज डाइवर्सिटी सबसे कम है। ठीक है, तो फोर्थ इनकरेक्ट है स्टेटमेंट। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन 49 देखते हैं, कंसीडर अबाउट द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट दोस्तों हर 2 साल में आता है। ठीक है, इसको फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया पब्लिश करती है। ठीक है, देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर अक्रॉस द कंट्री एज कंपेयर टू द इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019। तो ये स्टेटमेंट आपके बिल्कुल करेक्ट है। बहुत ज़्यादा नहीं, लगभग 0.28% का इंक्रीज देखा गया है 2019 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट इज एन एनुअल पब्लिकेशन ऑफ फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। गलत है, ये एनुअल नहीं, ये बाई एनियल है। बाई एनियल यानी कि हर 2 साल में एक बार। ठीक है, तीसरा देखिए, दिस रिपोर्ट हैज फॉर द फर्स्ट टाइम असेस्ड फॉरेस्ट कवर इन टाइगर रिजर्व्स, टाइगर कॉरिडोर्स एंड गिर फॉरेस्ट विच हाउसेस एशियाटिक लैंड्स। तो यस दोस्तों, जो 2021 वाला जो रिपोर्ट है उसने पहली बार टाइगर रिजर्व्स में फॉरेस्ट कवर को एसेस किया है, टाइगर कॉरिडोर्स में फॉरेस्ट कवर को एसेस किया है, और जो गिर फॉरेस्ट है जहां पर एशियाटिक लायंस रहते हैं वहां पर भी फॉरेस्ट कवर को एसेस किया है पहली बार। इसके पहले वाले किसी भी रिपोर्ट में इन एरियाज के फॉरेस्ट को कवर को एसेस नहीं किया गया था। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 and 3 ओनली। देखिए इस रिपोर्ट की कुछ खास बात देखते हैं। तो अभी जो 2021 में जो रिपोर्ट आया है दोस्तों, ये इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट का, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट का 17वां पार्ट है। ठीक है, फिर देखिए ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग इसको लाया जाता है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में जो आई थी वो कहती है कि हमारा 33% जो लैंड एरिया होना चाहिए वो फॉरेस्ट कवर उसमें होना चाहिए। अभी आसपास कितना है? 24% के आसपास है। तो अभी हम लोग को लगभग 9% फॉरेस्ट कवर इंक्रीज करना है। ये जो सर्वे रिपोर्ट है दोस्तों, ये आपका 5 टाइप के फॉरेस्ट को आइडेंटिफाई करती है, जिसमें एक है वेरी डेंस फॉरेस्ट जिसकी कैनोपी डेंसिटी 70% से अधिक होती है। फिर है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट जिसकी कैनोपी डेंसिटी 40 से 70% के बीच होती है। फिर है ओपन फॉरेस्ट जिसकी कैनोपी डेंसिटी 10 से 40% के बीच होती है। फिर है दोस्तों स्क्रब फॉरेस्ट जिसकी कैनोपी डेंसिटी लेस देन 10% होती है। फिर है नॉन फॉरेस्ट जो कि इन सभी में इंक्लूड नहीं की गई। ठीक है, फिर देखिए टाइगर रिजर्व्स के केस में बोला गया है कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहां पर है, फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा इंक्रीज कहां पर हुआ है? तो बक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है। उसके बाद अन्नामलाई तमिलनाडु में, और इंद्रावती जो रिजर्व है छत्तीसगढ़ में, यहां पर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट इंक्रीज हुआ है इन द टाइगर रिजर्व। तो कौन कौन से टाइगर रिजर्व में फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है दोस्तों? तो याद रख लीजिए, सबसे ज्यादा बक्सा में हुआ है, बक्सा वेस्ट बंगाल। फिर आपका अन्नामलाई तमिलनाडु, और फिर आपका इंद्रावती छत्तीसगढ़। तो इन 3 स्टेट्स में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है। इन तीनों टाइगर रिजर्व्स में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है। ये देखिए कि कौन कौन से टाइगर रिजर्व्स में फॉरेस्ट कवर डिक्रीज हुआ है। टाइगर रिजर्व्स जिसमें फॉरेस्ट कवर डिक्रीज हुआ है, तो सबसे ज्यादा डिक्रीज हुआ है कवल तेलंगाना में, कवल टाइगर रिजर्व तेलंगाना में, कवल में। फिर भद्रा टाइगर रिजर्व कर्नाटका में। ठीक है, फिर सुंदरबंस में। ठीक है, कवल तेलंगाना में फॉरेस्ट कवर डिक्रीज हुआ है, भद्रा टाइगर रिजर्व कर्नाटका में फॉरेस्ट कवर डिक्रीज हुआ है, और सुंदरबंस वेस्ट बंगाल में भी फॉरेस्ट कवर डिक्रीज हुआ है। एनीवेज
सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर किस टाइगर रिजर्व में है? तो अरुणाचल प्रदेश में जो पक्के टाइगर रिजर्व है इसमें 97% एरिया दोस्तों फॉरेस्ट कवर है। 97% फॉरेस्ट कवर, इट इज अ वेरी हाई मतलब परसेंटेज दोस्तों, ठीक है। तो पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में 97% जो लैंड है दैट इज अंडर फॉरेस्ट कवर, ठीक है। फिर एरिया वाइज दोस्तों जो हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है वो है एमपी में, दूसरा अरुणाचल में। एरिया वाइज टोटल एरिया में जहां ज्यादा फॉरेस्ट कवर है तो सबसे ज्यादा एमपी में है, फिर अरुणाचल में है, फिर छत्तीसगढ़ में है, फिर उड़ीसा में है और फिर महाराष्ट्र में है। यहाँ नहीं दिया है बट एनीवेज, फिर महाराष्ट्र में है। तो सबसे ज्यादा टॉप 5 स्टेट्स विथ एरिया वाइज मोर फॉरेस्ट कवर, तो सबसे ज्यादा कहां हो जाएगा? एमपी, अरुणाचल, ठीक है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, फिर आपका महाराष्ट्र। एरिया वाइज है दोस्तों, ये याद रखिएगा। परसेंटेज वाइज जो है सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है, ये याद रखिएगा। परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है आपका अरुणाचल, ये सबसे ज्यादा है मिजोरम, ठीक है। यहां पर 84% जो है फॉरेस्ट कवर है मिजोरम में। फिर है अरुणाचल, फिर है मेघालय, ठीक है। फिर आपका मणिपुर, फिर आपका नागालैंड। मतलब मम्मन याद कर लीजिए, मिजोरम, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर परसेंटेज है मिजोरम में, फिर अरुणाचल में, फिर मेघालय में, फिर मणिपुर में, फिर नागालैंड में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर परसेंटेज इज इन मिजोरम एंड देन अरुणाचल, फिर ठीक है। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर परसेंटेज वाइज नहीं टोटल, तो वो हो जाएगा एमपी में, फिर अरुणाचल में, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर उड़ीसा में, फिर महाराष्ट्र में। एनीवेज, तो इसको आप याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 में पढ़ता हूं, इसको आप ट्राई करिए, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सीवीड। तो सीवीड के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स देखिए। सीवीड इज द प्रिमिटिव मैरीन नॉन फ्लावरिंग मैरीन फंगी विथ रूट स्टेम एंड लीव्स। तो आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। बजट 2021 हैज proposed a multi-purpose seaweed park to be set up in Tamil Nadu. Again, you tell me it is correct or incorrect. Seaweed is used for medication, nutrition as well as bio indicator. अब बताइए ये करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है, एंड अकॉर्डिंगली दोस्तों आपको राइट आंसर मार्क करना है। तो ये हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। आज थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन है तो आपको पेशेंस के साथ बने रहना होगा। In the context of corals, consider the following statements. Coral Triangle is located in Indian Ocean consisting of Maldives, Mauritius, Madagascar, Comoros and other nearby islands. ये गलत है दोस्तों। कोरल ट्रायंगल सबसे बड़ा कोरल कहाँ पर है? वही कोरल रीफ, द ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया के आसपास ही आपका ये है क्या नाम है, कोरल ट्रायंगल, ठीक है। लेकिन इसमें वो ग्रेट बैरियर रीफ काउंट नहीं होता है, लेकिन उसी रीजन में है ये, ठीक है। इसमें कौन कौन से कंट्री आते हैं? इंडोनेशिया, ठीक है, मलेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी, तिमोर लेस्टे और सोलोमन आइलैंड। तो मेन बात तो यह है कि इंडियन ओशन का नहीं है, यह है पैसिफिक ओशन का, ठीक है, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, ठीक है, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। तो कोरल ट्रायंगल किन किन कंट्रीज के वो आपके सी शोर से रिलेटेड है? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी, तिमोर लेस्टे और सोलोमन आइलैंड, एंड वेर इट विल बी इन वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। तो पहला स्टेटमेंट आपका दोस्तों इनकरेक्ट है। दूसरा देखिए, कोरल्स हेल्प टू प्रोवाइड इनसाइट्स ऑन द पैटर्न्स ऑफ द ऑनसेट एंड विड्रॉल ऑफ इंडियन मॉनसून्स। बिल्कुल दोस्तों, कोरल्स वगैरह क्या है ना, क्लाइमेट इंडिकेटर्स के रूप में काम करते हैं, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है। इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेट्रोलॉजी के द्वारा भी यूज किया जाता है कि कोरल्स में जो चेंज वगैरह होते हैं उसके अकॉर्डिंगली आने वाला मानसून वगैरह को ये किया जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है कि कितना मानसून होगा एंड ऑल दैट। तो क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। स्टेटमेंट 3 देखिए, ग्लोबल कोरल रीफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सेलरेटर प्रोग्राम इज एन एनजीओ बाय एक्टिविस्ट्स established in for the protection of corals worldwide। तो सब कुछ सही है, बट ये
एक्टिविस्ट के द्वारा रन की जा रही एनजीओ नहीं है, जो ग्लोबल कोरल रीफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सेलरेटर प्रोग्राम है। ग्लोबल कोरल रीफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सेलरेटर प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव बाई G20, ना कि ये कोई एक्टिविस्ट के द्वारा चलाई जाने वाली एनजीओ है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। ग्लोबल कोरल रीफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सेलरेटर प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव ऑफ G20। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है दोस्तों। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 2 ओनली। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एल्गल ब्लूम फाउंड इन द एक्वेटिक सिस्टम अराउंड द वर्ल्ड। देखिए, एल्गल ब्लूम कैन बी कॉज्ड बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज एज वेल एज नेचुरल कंडीशंस। बिल्कुल सही बात है। एल्गल ब्लूम का मतलब क्या है कि नाइट्रेट और फॉस्फेट और के बढ़ जाने के साथ साथ मान लीजिए सनलाइट भी अच्छा मिल गया, ठीक है, और भी फेवरेबल कंडीशंस के केस में कि जो एल्गी का जो नेचुरल ग्रोथ होता है, नेचुरल ग्रोथ रेट है वाटर में, उससे बहुत ज़्यादा एक्सेलरेटेड वे में एल्गी ग्रो करने लगे, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एल्गल ब्लूम। एंड यस, इट कैन बी कॉज बाय बोथ नेचुरल एज वेल एज आपका एंथ्रोपोजेनिक यानी ह्यूमन कॉजेज दोस्तों। तो दोनों ही के कारण ये हो सकता है, ठीक है। फिर दूसरा देखिए, एल्गल ब्लूम्स आर मोर लाइकली टू अकर इन द कोल्ड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ये गलत है दोस्तों। एल्गल ब्लूम जो होगा, देखिए एल्गल ब्लूम जो होगा ना, वो होगा हॉट रीजन्स में। हॉट रीजन्स में क्यों? क्योंकि एल्गल ब्लूम के लिए क्या चाहिए हम लोग को? एक्सेस न्यूट्रिएंट्स चाहिए। और एक्सेस न्यूट्रिएंट्स कब मिलेंगे? जबकि न्यूट्रिएंट्स का अच्छे से डिकम्पोजिशन होगा। और न्यूट्रिएंट का प्रॉपर डिकम्पोजिशन हॉट इन्वायरमेंट में होगा या कोल्ड इन्वायरमेंट में होगा? ऑब्वियसली इट विल हैपन इन द हॉट इन्वायरमेंट, ठीक है। और यहाँ पर सनलाइट वगैरह भी ज़्यादा अच्छे से मिलेगी, ठीक है, तो तुरंत से एल्गी ग्रो करने लगे। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। कोल्ड रीजन में एल्गल ब्लूम ज़्यादा नहीं होगा, हॉट रीजन्स में एल्गल ब्लूम ज़्यादा होगा। तीसरा देखिए, ब्लू ग्रीन एल्गी ब्लूम्स अकर ड्यू टू एग्रीकल्चरल एंड अर्बन रन ऑफ इन द एक्वेटिक सिस्टम। तो ये बात बिल्कुल सही है। पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा भी सही है दोस्तों। जो ब्लू ग्रीन एल्गल ब्लूम है, ठीक है, ये एग्रीकल्चरल एंड अर्बन रन ऑफ के कारण होता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक रेड टाइड होती है, रेड टाइड, जिसको कि हार्मफुल एल्गल ब्लूम बोलते हैं, ठीक है। ये होती है एक खास टाइप की डाइनोफ्लैगेलेट स्पीसीज के कारण। डाइनोफ्लैगेलेट स्पीसीज, इस डाइनोफ्लैगेलेट का नाम याद रख लीजिएगा आप लोग। इसका नाम है करेनिया ब्रूविस। करेनिया ब्रूविस, देख लीजिए, करेनिया ब्रूविस। मन में बोलिए करेनिया ब्रूविस, बोलिए करेनिया ब्रूविस। क्या है करेनिया ब्रूविस? ये डाइनोफ्लैगेलेट है। बोलिए करेनिया ब्रूविस इज ए डाइनोफ्लैगेलेट। और ये क्या लाती है? रेड टाइड लाती है, या फिर हार्मफुल एल्गल ब्लूम लाती है, या फिर हार्मफुल एल्गल ब्लूम लाती है। दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, ऐसे रनिंग क्वेश्चन, रेड टाइड इज ए मिसनॉमर। आप बताइए क्यों? मिसनॉमर का अर्थ क्या होता है और रेड टाइड को मिसनॉमर क्यों कहते हैं, ठीक है। तो एनीवेज, तो थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, इसलिए ऑप्शन ए 2 ओनली विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे दोस्तों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सीबेड 2030 प्रोजेक्ट। तो सीबेड 2030 प्रोजेक्ट के बारे में देखिए कि द सीबेड 2030 प्रोजेक्ट इज ए कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट बिटवीन निप्पॉन फाउंडेशन ऑफ जापान एंड जनरल बैथीमेट्रिक चार्ट ऑफ द ओशियंस, ठीक है। तो सीबेड 2030 प्रोजेक्ट है क्या? इसका कहने का मतलब ये है कि 2030 तक वर्ल्ड के टोटल जितना भी सी है, उसके नीचे का, उसका नीचे जो ग्राउंड है, उसका बाथीमेट्रिक एनालिसिस कर लेना है। बाथीमेट्रिक, बाथी बोलते हैं दोस्तों, वो नीचे जो पूरा ग्राउंड है ना, उसका पूरा एनालिसिस कर लेना है, बैथीमेट्रिक सर्वे कर लेना है। इसके लिए ये निप्पॉन फाउंडेशन ऑफ जापान और जनरल बैथीमेट्रिक चार्ट ऑफ ओशियंस, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर के काम कर रही है, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए स्टेटमेंट दोस्तों, द प्रोजेक्ट एम्स टू कलेक्ट बाथीमेट्रिक डेटा ऑफ द ओशन फ्लोर फॉर रिस्ट्रिक्टेड यूज बाय द गवर्नमेंट ऑफ जापान। दोस्तों ये तो गलत है। जब आप पूरे वर्ल्ड के ओशियंस का बाथीमेट्रिक एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसका यूज सिर्फ जापान क्यों करेगा? उसका यूज भी ओपन टू ऑल होना चाहिए, ना कि ओनली फॉर जापान। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तीसरा देखिए, द प्रोजेक्ट कैन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग ओशियन सर्कुलेशन, टाइड्स एंड बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स। तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। तो जब इतना बड़ा लेवल पर बाथीमेट्रिक एनालिसिस होगा दोस्तों, तो ये ओशियन सर्कुलेशन, टाइड्स, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट सबको समझने में तो मदद करेगा ही। तो तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
D1 and 3 ओनली। सो देख लीजिए, निप्पॉन फाउंडेशन क्या है, जापान का एक नॉन प्रॉफिट है। जेबको जो है दोस्तों, जेबको यानी जनरल बैथीमेट्रिक चार्ट ऑफ ओशंस, ये काम करता है आपका अंडर इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनेस्को की इंटर गवर्नमेंटल ओशियन कमीशन। ठीक है, इसके अंदर ही काम करता है जेबको। ठीक है, और इन दोनों के द्वारा ही ये प्रोजेक्ट लाया गया है। कौन सा प्रोजेक्ट है? सीबेड 2030 प्रोजेक्ट। ठीक है, सीबेड 2030 प्रोजेक्ट जो है वो ओपन यूज प्रमोट करेगा, ना कि रिस्ट्रिक्टेड यूज प्रमोट करेगा। इससे क्या क्या फायदा होगा? नेचुरल फिनोमिना को अंडरस्टैंड करने में, ओशन सर्कुलेशन, टाइड्स, बायोलॉजिकल और हॉटस्पॉट्स को अंडरस्टैंड करने में, फिर नेविगेशन में हेल्प करेगा, फोरकास्टिंग डिजास्टर्स के लिए हेल्प करेगा, ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स के एक्सप्लोरेशन में हेल्प करेगा, ऑफशोर विंड टर्बाइन्स, फिशिंग रिसोर्सेज, इन सब के लिए काम करेगा, केबल लेइंग, पाइपलाइन लेइंग में भी हेल्प करेगा। ठीक है, फिर क्लाइमेट चेंज का बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा इससे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी दोस्तों इससे। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू बैन ऑन कैप्टिविटी एंड कंजर्वेशन ऑफ डॉल्फिन्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो दोस्तों जो डॉल्फिन्स की कैप्टिविटी वगैरह होती है उससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिया हुआ है। ठीक है, और करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। पहला देखिए, सिटेशियंस इंक्लूडिंग वेल्स, डॉल्फिन्स एंड पोर्पोइसेस। तो पहली बात तो यह है कि सिटेशियंस के अंतर्गत क्या क्या आती हैं? वेल्स, डॉल्फिन्स और पोर्पोइसेस। तो क्या सिटेशियंस के अंदर ये तीनों आती है? तो हाँ, ये तीनों आती हैं। आर नोन टू बी हाईली इंटेलिजेंट एनिमल्स एंड कैप्टिविटी अल्टर्स देयर बिहेवियर एंड कॉजेज एक्सट्रीम डिस्ट्रेस। ये बिल्कुल सही दो बात है दोस्तों। ये जो वेल मछली, डॉल्फिन और पोर्पोइज हैं, ये सब हाईली इंटेलिजेंट एनिमल्स हैं, और अगर उनको कैद करके रखा जाए तो उनको मेंटल स्ट्रेस होता है, जैसे इंसान को होता है, बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, पहला बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अनाउंस्ड दैट October 5 विल बी सेलिब्रेटेड एज नेशनल डॉल्फिन डे। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक, पहला सही है। फिर 5 अक्टूबर जो है, इसको पहले सेलिब्रेट किया जाता था गंगा रिवर डॉल्फिन डे के तौर पर। गंगा रिवर डॉल्फिन डे के रूप में पहले इसको सेलिब्रेट किया जाता था। अब इसको बोला गया है कि गंगा रिवर डॉल्फिन डे नहीं, इसको नेशनल डॉल्फिन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा 5 अक्टूबर को। तो ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा देखिए, अंडर कंजर्वेशन एफर्ट्स प्रोजेक्ट डॉल्फिन इज एम्ड एट कंजर्विंग द फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स ओनली। तो ऐसा नहीं है, जो इसके अंतर्गत फ्रेश वाटर डॉल्फिन को भी प्रोजेक्ट करना है दोस्तों। प्रोजेक्ट डॉल्फिन के अंतर्गत फ्रेश वाटर डॉल्फिन को भी प्रोटेक्ट करना है, प्लस मरीन डॉल्फिन को भी प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 and 2 ओनली। देखिए, डॉल्फिन के लिए क्या क्या कंजर्वेशन एफर्ट्स लाए गए हैं। एक तो विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, जो कि भागलपुर बिहार में है। ये ओनली डॉल्फिन सेंचुरी इन द कंट्री है। फिर से सुन लीजिए, कौन सी सेंचुरी है? विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी इन द भागलपुर बिहार। ठीक है, ये इंडिया की इकलौती डॉल्फिन सेंचुरी है। ठीक है, उसके अलावा प्रोजेक्ट डॉल्फिन है, जो कि फ्रेश वाटर और मरीन डॉल्फिन दोनों के लिए काम करेगी। ठीक है, प्लस नेशनल एक्वेटिक एनिमल के रूप में जो है गैंगेटिक डॉल्फिन को डिक्लेयर किया ही गया है। बाकी सारी चीज़ें आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। विथ रेफरेंस टू द फॉरेस्ट इकोसिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम के रिस्पेक्ट में स्टेटमेंट्स देखिए दोस्तों। इट इंक्लूड्स अ कॉम्प्लेक्स असेंबलेज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बायोटिक कम्युनिटीज। बिल्कुल सही बात है। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में अलग अलग टाइप की बायोटिक कम्युनिटीज होंगी। ट्रीज होंगे, ठीक है, एपिफाइट्स होंगे, श्रब्स होंगे, ठीक है, एनिमल्स वगैरह भी होंगे। तो सब कुछ मिला करके ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम बनेगा। तो पहला करेक्ट है। दूसरा देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट ओनली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रीज इज डिटरमाइंड। ऐसा नहीं है, ट्रीज के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सॉइल, क्लाइमेट, टोपोग्राफी, ये तीनों इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और इसके अलावा कुछ साइड फैक्टर्स भी होते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। तीसरा देखिए, इट हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर कैटेगरीज, मेनली बॉरियल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो फॉरेस्ट है दोस्तों, उसका जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है यही है, बॉरियल है, टेम्परेट है और ट्रॉपिकल है। और फिर इसके अंतर्गत और भी सब क्लासिफिकेशन भी है। जैसे ट्रॉपिकल के अंतर्गत आपका हो गया ट्रॉपिकल एवरग्रीन,
ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन, ट्रॉपिकल वेट डेसिडुअस, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस, ठीक है, फिर टेम्परेट एवरग्रीन, टेम्परेट डेसिडुअस, टेम्परेट ड्राई डेसिडुअस, तो ऐसे ऐसे करके और भी सब कैटेगराइजेशन है, बट मेनली ये 3 कैटेगरीज ही हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है दोस्तों। तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 एंड 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। विथ रेफरेंस टू द कोस्टल इकोसिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कोस्टल इकोसिस्टम के रिस्पेक्ट में स्टेटमेंट्स देखिए। द कोस्टल इकोसिस्टम्स अकर्स वेयर द लैंड मीट्स द सी एंड दैट इंक्लूड्स ओनली मैनग्रोव फॉरेस्ट एंड कोरल रीफ्स। तो ये गलत है। कोस्टल इकोसिस्टम कहाँ फॉर्म होगा? जहाँ कोस्टल एरिया और लैंड एक दूसरे से मिल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसमें क्या क्या आ जाएंगे? एक तो आ जाएगा मैनग्रोव्स आ जाएगा, कोरल रीफ आ जाएगा, ठीक है, एस्टुअरीज आ जाएगा, ठीक है, फिर इसके अलावा आपका सी ग्रास बेड आ जाएगा, ठीक है, बैक वाटर्स आ जाएगा। मेनली एस्टुअरीज तो आपको भूलना नहीं है, एस्टुअरीज तो आपको पता ही होना चाहिए कि कोस्टल इकोसिस्टम है। तो पहला स्टेटमेंट तो क्या है आपका? इनकरेक्ट है। दूसरा देखिए, द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस हैज कैरिड आउट कोस्टल वल्नरेबिलिटी असेसमेंट फॉर द इंटायर इंडियन कोस्ट एट स्टेट लेवल। तो यस दोस्तों, ये जो इनकॉइस है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, आप बताइए इसका हेडक्वार्टर इंडिया में कहाँ पर है? इनकॉइस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ठीक है, एनीवेज, तो दोस्तों इनकॉइस ने इंडिया में कोस्टल वल्नरेबिलिटी असेसमेंट कंडक्ट किया है एट द स्टेट लेवल, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली। क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हिमालयन रीजन। तो हिमालयन रीजन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स देखिए, ठीक है। द इंडियन हिमालयन रीजन इज स्प्रेड अक्रॉस 13 इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। काउंट कर लेते हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट का सारा ले लीजिए, अरुणाचल, ठीक है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, आसाम, फिर वेस्ट बंगाल में भी, दार्जिलिंग में भी है दोस्तों, ठीक है। और कुछ बचा क्या? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, ठीक है। इधर हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7, फिर आसाम, 8 स्टेट हो गए नॉर्थ ईस्ट के, फिर वेस्ट बंगाल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हाँ 13 है दोस्तों। पहला बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ऐसे को आपको काउंट कर ही लेना होगा, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देखिएगा। ग्लेशियर्स ऑफ द हिमालयाज, क्लाइमेट चेंज, ब्लैक कार्बन एंड रीजनल रिजिलियंस इज ए रिपोर्ट रिलीज बाय IUCN, ठीक है। ये सब छोड़िए, इतना याद रखिए कि ग्लेशियर्स ऑफ द हिमालयाज रिपोर्ट इज पब्लिश बाय वर्ल्ड बैंक, ना कि IUCN। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ग्लेशियर्स ऑफ द हिमालयाज रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड बैंक, ठीक है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। थर्ड देखिए, मिशन बटरफ्लाई इज रिलेटेड टू द नैनीताल टाउन ऑफ उत्तराखंड स्टेट। बिल्कुल दोस्तों, जो नैनीताल के लोग हैं उनको पानी मिलता है नैनी लेक से, और इकलौता सोर्स है। अब दोस्तों हर जगह आपको पता ही है कि जो लोग हैं उस जो सॉलिड वेस्ट को फेंक देते हैं, प्लास्टिक को या सीवेज वगैरह को ऐसी अनट्रीटेड वे में बहने देते हैं, और जो उनका जो वाटर रिसोर्स है वहाँ तक मिल जाने देते हैं। अब चूंकि ये इकलौता रिसोर्स है दोस्तों, अब इसमें सॉलिड वेस्ट थ्रो करेंगे तो फिर पानी नहीं मिलेगा। इसीलिए उत्तराखंड के लोगों ने ही ये मिशन बटरफ्लाई एक तरीके से स्टार्ट किया है, कि इसलिए ये नैनी लेक को कंजर्व करने के लिए और अपने बिहेवियर को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड बिहेवियर को चेंज करने के लिए, ठीक है, ताकि नैनी लेक कंजर्व हो सके, ठीक है। तो मिशन बटरफ्लाई इज रिलेटेड टू नैनीताल टाउन ऑफ उत्तराखंड स्टेट, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट है। तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 एंड 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वेटलैंड मैनेजमेंट इन इंडिया। तो दोस्तों जो इंडिया में वेटलैंड मैनेजमेंट होता है उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स देखिए। द वेटलैंड्स कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल्स 2017 डिफाइन वेटलैंड्स एज एरिया ऑफ मार्श, फेन, पीटलैंड्स एंड ऑल पैडी फील्ड्स एज वेल एज रिवर चैनल्स। तो दोस्तों एक बात याद रखिए
कि इंडिया में ये जो रिवर चैनल्स और पैडी फील्ड्स हैं वो आपके वेटलैंड्स में काउंट नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। रिवर चैनल्स एंड पैडी फील्ड्स ये सब आपके वेटलैंड में नहीं काउंट होते हैं। उसके अलावा भी कोई पॉन्ड या टैंक बनाया हुआ है जिसमें मछली पालन करना है या फिर पानी पीने के लिए वहाँ पर वाटर कंजर्व करना है, ठीक है, ठीक है, तो उसको भी काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो पैडी फील्ड और रिवर चैनल्स विल नॉट बी काउंटेड एज वेटलैंड इन इंडिया। तो पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। दूसरा देखिए, नेशनल वेटलैंड इन्वेंट्री एंड असेसमेंट इज कंपाइल्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो दोस्तों इस टाइप की जो इन्वेंट्री वगैरह है ना, आप ध्यान रखिएगा, इसको इसरो भी कर सकता है। तो इसका आंसर हालांकि इसरो ही है, तो याद रखिए नेशनल वेटलैंड इन्वेंट्री एंड असेसमेंट, नेशनल वेटलैंड इन्वेंट्री एंड असेसमेंट इज कंपाइल्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, नहीं इसरो, इसरो, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट है। तो 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट ही पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 विल बी इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं दोस्तों, व्हाट आर द इनिशिएटिव्स दैट कैन बी टेकन बाय द गवर्नमेंट टू टैकल इन्वायरमेंटल चैलेंजेस इन हिमालयन रीजन। तो हिमालयन रीजन में इन्वायरमेंटल चैलेंजेस को टैकल करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिया जा सकता है। तो देखिए, बैन ऑन प्लास्टिक टू प्रिवेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज, बिल्कुल प्लास्टिक बैन करने से इन्वायरमेंटल चैलेंज को टैकल किया जा सकता है। पार्टिसिपेटरी कंजर्वेशन ऑफ लेक्स, यानी सब लोग जुल करके लेक को कंजर्व करें, बिल्कुल ये भी होगा। सस्टेनेबल टूरिज्म एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एट पॉइंट ऑफ ओरिजिन, बिल्कुल। कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीन रोड्स, तो दोस्तों ग्रीन रोड्स किसको बोलते हैं बेसिकली, यानी कि ऐसा रोड बनाना है जिसमें कि जो ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें थी ना, प्लास्टिक वगैरह, तो उसको इधर तो थ्रो करने के बजाय उसको ही इधर यूज कर दीजिए, ठीक है। या फिर थर्मल पावर प्लांट में फ्लाई ऐश था, ठीक है, तो उसी को यूज करके रोड बना दीजिए। तो इन सब से क्या होगा, एक तरीके से आपका इन्वायरमेंटल चैलेंजेस को टैकल कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल कर पाएंगे, बहुत ही कॉमन टाइप के स्टेटमेंट्स हैं, तो सारे के सारे यहाँ पर करेक्ट हैं। तो 59 का डी इज द राइट आंसर दोस्तों। इसके बाद चलिए फिर से ये 10th क्वेश्चन आ जाएगा, तो इसको आप लोग अटेम्प्ट करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पर्मियन इरा एंड ओशियंस ग्रेट डाइंग 2.0। हालांकि ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट ये दोस्तों 10th क्वेश्चन आपको करना है, इसलिए यू हैव टू ट्राई दिस। ओशियंस ग्रेट डाइंग 2.0 इज सिमिलर टू द पर्मियन एक्सटिंक्शन। तो आपको पता होना चाहिए कि पर्मियन एक्सटिंक्शन क्या है, ओशियन ग्रेट डाइंग 2.0 क्या है, दोनों सिमिलर है कि नहीं है, ठीक है। दूसरा देखिए, द पर्मियन इरा वॉज अ टाइम आफ्टर द डायनासोर्स रूल्ड द प्लैनेट। तो अगेन आपको जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसके बारे में पता होना चाहिए, और बताइए कि ये करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है दोस्तों। फिर बताइए, ड्यूरिंग द पर्मियन इरा लैंड मासेस कोलाइडेड टू फॉर्म द सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया। तो आपको बताना है कि क्या पर्मियन इरा के टाइम में ही सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो टकरा करके पेंजिया को फॉर्म किए थे। तो बताइए करेक्ट या फिर इनकरेक्ट, एंड अकॉर्डिंगली मार्क द राइट आंसर दोस्तों। नहीं पता है तो गूगल कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इट इज एक्चुअली अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन इकोलॉजी। तो इंडियन इकोलॉजी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स देखिए। पहला स्टेटमेंट है, इन हिमालयन माउंटेन सिस्टम द ईस्ट हिमालयज हैव लो रेनफॉल, हैवी स्नोफॉल, whereas in वेस्ट हिमालयस देयर इज हैवी रेनफॉल, स्नोफॉल ओनली एट वेरी हाई एल्टीट्यूड्स। तो देखिए ये गलत है, आपको पता होना चाहिए कि वेस्ट हिमालय में क्या है, कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। अब आपको पता ही होगा कि इधर ज़्यादा स्नोफॉल होता है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि वेरी वेस्ट हिमालय में होता है हैवी रेनफॉल और स्नोफॉल कभी कभी होता है, तो ये तो गलत है। वेस्ट हिमालय यानी कश्मीर हिमाचल की तरफ स्नोफॉल ज़्यादा होता है, और ईस्ट हिमालय में क्या है, ईस्ट हिमालय में याद रख लीजिए, एक एग्जांपल देख लीजिए, मेघालय है, ठीक है, मेघालय है, असम है, ठीक है। तो मेघालय में तो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो रेनफॉल वाली जगह है मेघालय में ही है। तो ईस्ट हिमालय में आप ये याद रखिए कि ज़्यादा रेनफॉल होता है, ठीक है, और वेस्ट हिमालय में ज़्यादा स्नोफॉल होता है। तो ये उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है दोस्तों। दूसरा देखिए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन ऑफ इंडिया इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन एरियाज ऑफ वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। एकदम बिल्कुल 3 ही जगह हैं जहां पर कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इंडिया में पाए जाते हैं। कहाँ पर, वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न पोर्शन में, फिर आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में,
फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, ठीक है। तो ये तीनों बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इज राइट। थर्ड देखिए, द मैनग्रोव स्वैम्प्स ऑफ सुंदरबंस आर द डेल्टा ऑफ गंगे एंड ब्रह्मपुत्रा। बिल्कुल, सुंदरबंस जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्रा के डेल्टा पर ही सुंदरबंस बना हुआ है। तो तीसरा भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। और सुंदरबंस में एक ट्री जो मिलती है दोस्तों, उसका नाम है सुंदरी ट्री। सुंदरी ट्री के कारण ही यहाँ पर आपका इसको सुंदरबंस कहा जाता है। एंड एक बात और आपको ध्यान में ये रखना है कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीसीज के लिए फेमस है सुंदरबंस। आप बताइए कि कौन से स्पीसीज के लिए। एनीवेज, ये फौना की स्पीसीज में बोल रहा हूँ, फ्लोरा नहीं फौना, ठीक है। तो 61 का राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, 2 एंड 3 ओनली। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। विथ रेफरेंस टू द जोन्स ऑफ ओशियन ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला देखिए, ओनली फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ए फोटिक जोन ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट, ठीक है। फिर दूसरा देखिए, नीदर फोटोसिंथेसिस नॉर रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ए फोटिक जोन, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ दो प्रोसेसेस की बात की जा रही है और दो जोन्स की बात की जा रही है। आप ऐसा समझिए कि वाटर, मान लीजिए वाटर यहाँ से लेकर के पूरा नीचे तक है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक लाइट आ रही है, यहाँ से यहाँ तक लाइट आ रही है, और इसके नीचे लाइट नहीं आ रही, लाइट नहीं आ रही है। तो जहाँ तक लाइट आ रही है उसको बोलेंगे हम लोग फोटिक जोन। फोटिक जोन का एक और नाम क्या होता है? लिम्नेटिक जोन। एनीवेज, और जहाँ लाइट नहीं आ रही है दोस्तों उसको बोलेंगे ए फोटिक जोन। तो जहाँ लाइट नहीं आ रही यानी ए फोटिक जोन में क्या होगा? सिर्फ मतलब फोटोसिंथेसिस होगा, यहाँ पर नहीं होगा। रेस्पिरेशन होगा यहाँ पर, हाँ रेस्पिरेशन होगा, ठीक है। और जहाँ पर लाइट आ रही है यानी कि फोटिक जोन, यहाँ पर क्या होगा? फोटोसिंथेसिस भी होगा और रेस्पिरेशन भी होगा, ठीक है। तो पहला देखिए, ओनली फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन फोटिक जोन ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट। ऐसा नहीं है, जहाँ पर लाइट अवेलेबल है वहाँ पर फोटोसिंथेसिस तो होगा ही, प्लस रेस्पिरेशन भी होगा, ठीक है। अब जो भी प्लांट या एनिमल्स वहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है, मतलब जो प्लांट रह रहे हैं तो वो फोटोसिंथेसिस करेंगे तो रेस्पिरेशन कहाँ करेंगे? वहीं पर करेंगे, ठीक है। और जो एफोटिक जोन है दोस्तों, वहां पर फोटोसिंथेसिस चलिए ठीक है नहीं होगा, लेकिन रेस्पिरेशन क्यों नहीं होगा? मान लीजिए ये प्लांट यहाँ से फोटोसिंथेसिस करके थोड़ा नीचे आ गया, तो क्या रेस्पिरेशन करना भूल थोड़ी जाएंगे? रेस्पिरेशन तो फिर भी करेंगे ही, ठीक है। और रेस्पिरेशन करने के लिए उनको सनलाइट चाहिए भी नहीं, ठीक है। तो रेस्पिरेशन हर जगह होगा, बट फोटोसिंथेसिस ओनली इन द फोटिक जोन होगा। तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या है? ओनली फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन फोटिक जोन, गलत। फोटिक जोन में फोटोसिंथेसिस प्लस रेस्पिरेशन होगा। दूसरा है नीदर फोटोसिंथेसिस नॉर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन एफोटिक जोन, ये भी गलत। एफोटिक जोन में कम से कम रेस्पिरेशन तो होगा ही, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, नीदर 1 नॉर 2। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। विथ रेफरेंस टू जोन्स ऑफ ओशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला स्टेटमेंट है दोस्तों कि द सिरका लिटोरल जोन इज डोमिनेटेड बाय एल्गी। तो ये मैं आपको अगले वाले स्लाइड में बताता हूँ कि सिरका लिटोरल जोन, फिर इंफ्रा लिटोरल जोन और लिटोरल जोन, ये सब किसको बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा है सब टाइडल जोन इज नेवर एक्सपोज्ड टू द एटमोस्फेयर। देखिए जैसे ये है आपका ना, जमीन खत्म हो रहा है इधर और इधर से ओशन शुरू हो रहा है। तो मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन है यह है इंटर टाइडल जोन, इंटर टाइडल जोन। तो यहाँ पर हाई टाइड के समय ये वाटर से भरा हुआ रहेगा और लो टाइड के समय ये वाटर से खाली रहेगा, यानी कि ये कभी कभी ये जो जोन है ये एटमॉस्फेयर से एक्सपोज होते रहेगा। तो ये तो इंटर टाइडल जोन है इसलिए, लेकिन इसके जो नीचे का जोन है इसको बोलते हैं सब टाइडल जोन, सब टाइडल जोन। तो सब टाइडल जोन ऐसा है कि वो लो टाइड के समय भी वो एरिया जो है एटमॉस्फेयर से एक्सपोज नहीं होगा। तो सब टाइडल जोन इज नेवर एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, ये बिल्कुल सही है। ऊपर जो जोन है जो एक्सपोज टाइप का एरिया है उसको बोलते हैं इंटर टाइडल जोन, जहां पर हाई टाइड के टाइम में तो ज़्यादा वाटर आ जाती है और लो टाइड के टाइम में कम वाटर रहती है, तो वो एरिया जो है एक्सपोज हो जाता है टू द एटमॉस्फेयर। बट नीचे के जोन को बोलते हैं सब टाइडल जोन विच इज नेवर एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर। तो सेकेंड स्टेटमेंट एक्चुअली इसका करेक्ट है और पहला है इनकरेक्ट। क्यों है इनकरेक्ट वो अगला देखेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आके देखते हैं दोस्तों अलग अलग टाइप के जोन से, ठीक है। ये देखिए ऊपर वाले को बोलते हैं लिटोरल या फिर इंटर टाइडल जोन, फिर उसके नीचे वाले को बोलते हैं इंफ्रा लिटोरल और उसके नीचे वाले को बोलते हैं सिरका लिटोरल, उसके नीचे वाले को बोलते हैं सिरका लिटोरल, ठीक है। तो देखिए जो इंफ्रा लिटोरल जोन जो है, ठीक है, इंफ्रा लिटोरल जोन यानी कि ये बीच वाला जोन और थोड़ा बहुत ऊपर वाला जोन। तो ऊपर वाला जोन तो चेंज होता रहता है, ठीक है, यहाँ पर कभी पानी रहा कभी नहीं रहा तो उसको छोड़ दीजिए। लेकिन जो इंफ्रा लिटोरल जोन है, इंफ्रा लिटोरल जोन में होता है दोस्तों आपका एल्गी,
सबसे ऊपर है, ऊपर से नीचे चलिएगा तो सबसे ऊपर है लिटोरल जोन या इंटरटाइडल जोन, फिर है इंफ्रा लिटोरल जोन। इंफ्रा लिटोरल जोन इज फुल ऑफ एल्गी। और फिर है दोस्तों सिरका लिटोरल जोन। सिरका लिटोरल जोन में होते हैं ऑयस्टर्स। ठीक है, ऑयस्टर्स कौन सी वैरायटी के हैं? मोलस्का के हैं, मोलस्का के हैं। बाकी मोलस्का का और कौन कौन सा स्पीशीज है ये आप बताइए, मोलस्का में और कौन कौन से स्पीशीज आते हैं, यू हैव टू टेल मी। एनीवेज, तो दोस्तों ये हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू इंडियन हिमालयन रीजन। ठीक है, तो इंडियन हिमालयन रीजन के रिस्पेक्ट में स्टेटमेंट्स देखिए दोस्तों। तो पहला, इट जनरेट्स अ प्लीथोरा ऑफ सर्विसेज ओनली फॉर हिमालयन इनहेबिटेंट्स एंड हैज ए परमानेंट स्नो कवर एंड ग्लेशियर्स। तो स्टेटमेंट गलत है। अब जब हिमालयन रीजन है तो क्या वहाँ पर परमानेंट स्नो कवर है? ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ रीजन है जहाँ की परमानेंट स्नो कवर है, कुछ रीजन नहीं भी है। दूसरी बात, क्या ये हिमालयन इनहेबिटेंट्स के लिए ही सर्विसेज देती हैं? ऐसा तो नहीं है। वहाँ से जो नदी चल रही है दोस्तों, वो पूरे इंडिया को वो पानी देती है, पूरे इंडिया क्या, चाइना को पानी देती है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सब कंट्रीज को पानी देती है। ठीक है, तो हिमालयन इनहेबिटेंट्स के अलावा भी इनहेबिटेंट्स को ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दूसरा देखिएगा दोस्तों कि इट्स वार्मिंग इंक्रीजिंगली ड्यू टू पॉजिटिव रेडिएटिव इफेक्ट ड्यू टू वाटर वेपर एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो बिल्कुल यहाँ से जो वाटर वेपर टॉप में जा रही है दोस्तों, तो वाटर वेपर क्या है? एक टाइप की ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस के कारण क्या होगा? वार्मिंग होगा, और वार्मिंग होगा तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव रेडिएटिव इफेक्ट्स। ठीक है, तो आपका वाटर वेपर के पॉजिटिव रेडिएटिव इफेक्ट के कारण पे उस रीजन में क्या हो रही है? वार्मिंग हो रही है। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, लेकिन पहला इनकरेक्ट है। ठीक है, तो 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B2 ओनली। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स देखिए कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया विच हैज़ बीन मैंडेटेड टू असेस द फॉरेस्ट एंड ट्री रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। तो बिल्कुल जो ISFR है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, इसको फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इसको निकालती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, तो पहला बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए, द टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ कंट्री इज 24.62% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। बिल्कुल फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर मिला दिया जाए तो वो है 24.62%, और ये लास्ट सर्वे से लगभग 0.28% इंक्रीज भी हुई है, ये भी याद रखिएगा। तो सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट है। थर्ड देखिए, अ डिक्रीज इन मैंग्रोव कवर हैज बीन ऑब्जर्व्ड एज कम्पेयर टू द प्रीवियस असेसमेंट ऑफ 2019। तो ऐसा नहीं है। प्रीवियस असेसमेंट जो हुई थी 2019 की, उसके रिस्पेक्ट में दोस्तों जो मैंग्रोव कवर है वो बढ़ा है। कितना बढ़ा है? ज़्यादा नहीं बढ़ा है, 17 किलोमीटर स्क्वायर ही बढ़ा है, बट इट हैज़ इंक्रीज्ड आफ्टर ऑल। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। मैंग्रोव कवर 2019 के असेसमेंट के रिस्पेक्ट में बढ़ा है, ना कि घटा है। फोर्थ देखिए, इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर एज परसेंटेज ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया, टॉप 5 स्टेट्स आर MP, अरुणाचल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। तो ये गलत है। ये परसेंटेज के हिसाब से नहीं, ये टोटल फॉरेस्ट कवर के हिसाब से जो ये है आपका रैंकिंग है, वो है MP, अरुणाचल, ठीक है, फिर आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। ठीक है, और परसेंटेज के हिसाब से दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था? परसेंटेज के हिसाब से सबसे पहले टॉप पर है मिजोरम, फिर है अरुणाचल, ठीक है, फिर आपका फिर मेघालय है, फिर है आपका मणिपुर, और फिर है आपका नागालैंड। मैंने आपको बोलता है मम्मन। ठीक है, मिजोरम, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। तो ये परसेंटेज कवर के हिसाब से ये रेशियो है, ये रैंकिंग है आपकी मिजोरम, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर एंड नागालैंड। ठीक है, और टोटल कवर के हिसाब से जो रैंकिंग है वो है MP, अरुणाचल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 66 देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द टुंड्रा बायोम। टुंड्रा बायोम के रिस्पेक्ट में स्टेटमेंट्स देखेंगे दोस्तों। द टुंड्रा बायोम इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली इन द नॉर्दर्न मोस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड एडजॉइनिंग द आइस बाउंड पोल। तो ये गलत है। जो टुंड्रा बायोम है दोस्तों, ये वर्ल्ड का मैप है, तो इधर है नॉर्थ पोल, इधर है साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल में भी है टुंड्रा और साउथ पोल में भी है टुंड्रा। हालांकि साउथ पोल की टुंड्रा दोस्तों थोड़ी लिमिटेड है, इसीलिए इसको आर्कटिक टुंड्रा ही बोल देते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा जो डोमिनेंट है वो नॉर्थ पोल की टुंड्रा ही है, ना कि साउथ पोल की, बट प्रेजेंट दोनों ही पोल में है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका
इनकरेक्ट है। दूसरा देखिए, दिस बायोम इज डिवॉइड ऑफ ट्रीज एक्सेप्ट स्टंटेड श्रब्स एंड ग्राउंड फ्लोरा इंक्लूडिंग लाइचेंस, मॉसेस एंड सेजेस। बिल्कुल, इसको ट्रीलेस जोन ही बोलते हैं। टुंड्रा को बैरन जोन बोलते हैं या फिर ट्रीलेस जोन बोलते हैं। और यहाँ पर ट्री नहीं होता है, क्या क्या होता है, लाइचेन, मॉसेस, सेजेस, कुछ कुछ ग्रास वगैरह होता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड देखिए, राइजिंग ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर टर्निंग द टुंड्रा इनटू ए सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन। बिल्कुल दोस्तों, टुंड्रा वगैरह के रीजन में क्या है, परमाफ्रॉस्ट है। परमाफ्रॉस्ट हजारों सालों से इसने क्या कर रखा है, कार्बन को कैप्चर करके रखा है। अब ये बर्फ पिघलेगा तो कार्बन रिलीज होगा, तो ग्रीन हाउस गैस रिलीज होगा। तो थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ देखिए, ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट्स पोटेंशियल फीडबैक लूप्स दैट इनकरेजेस फर्दर डिस्टेबलाइजेशन ऑफ टुंड्रा इकोसिस्टम। बिल्कुल, एक बार मान लीजिए ग्लोबल वार्मिंग हुई तो थोड़ा बर्फ पिघला, तो वहाँ से फिर बर्फ पिघलेगा तो फिर मीथेन निकलेगा, मीथेन निकलेगा और ग्लोबल वार्मिंग होगी, और बर्फ पिघलेगा, और बर्फ पिघलेगा तो और मीथेन निकलेगा। ऐसे से करके ये और ज़्यादा उसको डिस्टेबलाइज करेगा। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 2, 3 एंड 4 ओनली। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, विथ रेफरेंस टू केल्प्स। ठीक है, तो केल्प फॉरेस्ट मैंने आपको बताया था, ये कुछ नहीं है, ये ब्राउन एल्गी है। केल्प क्या है, ब्राउन एल्गी है। और पूरा पानी के अंदर ये इस तरह से डेवलप हो जाता है दोस्तों, बाहर से देखिएगा तो पूरा पेड़ के जैसा लगेगा। और एक एक दिन में ये 5 मीटर या 50 मीटर तक ग्रो कर जाता है। आप देख लीजिएगा, ठीक है, 50 फीट तक ग्रो कर जाता है। एनीवेज आपको ये चेक करना होगा क्योंकि अब मैं ही कंफ्यूज हो चुका हूँ। तो खैर, kelps are large green algae seaweeds that can survive freezing temperature and even grow under ice। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता है कि केल्प जो है वो ये ग्रीन एल्गी सीवीड नहीं है, ये ब्राउन एल्गी सीवीड है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो आपका है इनकरेक्ट। ठीक है, बाकी ये कोल्ड वाटर ये सब में सर्वाइव कर जाए वो अलग बात है। ठीक है, बट ये ग्रीन एल्गी सीवीड नहीं है, इट इज ए ब्राउन एल्गी सीवीड। ठीक है, तो दूसरा देखिए, केल्प्स आर ए रिच सोर्स ऑफ आयरन एंड आयोडीन। तो ये बात बिल्कुल सही है। केल्प में दोस्तों पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, फाइबर, आयोडीन ये सभी मिलता है। जो दोस्तों एस्ट्रोनॉट होते हैं ना, एस्ट्रोनॉट वगैरह का जो खाना है वो इसी सबसे बनता है दोस्तों। केल्प के ब्राउन एल्गी वगैरह से ही बना जाता है। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, तीसरा देखिए, केल्प फॉरेस्ट कैन हेल्प प्रोटेक्ट कोस्ट लाइन इरोजन बाय डिक्रीजिंग द इरोडिंग पावर ऑफ वेव्स ड्यूरिंग स्टॉर्म्स। बिल्कुल, जो केल्प फॉरेस्ट हो या मैनग्रोव्स हो या कुछ भी हो, तो अचानक से उधर से पानी आएगा तो उसको थोड़ा सा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, तो इस तरह से वो इरोजन को थोड़ा स्टॉप करेंगे। तो थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। तो 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 2 एंड 3 ओनली। अब दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको आप खुद पढ़िए और खुद आंसर करिए। ठीक है, काफ़ी देर से मैं बोल रहा हूँ, बोलते बोलते मेरी बोलने की इच्छा थोड़ी कम हो गई है। तो आप इसको पढ़ लीजिए, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली दोस्तों आप इसका राइट आंसर मार्क कर दीजिएगा। और इसी के साथ हमारा आज का सेशन फिनिश होता है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, वीडियोज़ को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जो जो क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है उसको कमेंट में बताइए। ठीक है, और मेरे टेलीग्राम चैनल CSC विथ आनंद मोहन को आप ज्वाइन कर सकते हैं। CSC विथ आनंद मोहन आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वैसे नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डला हुआ होगा, CSC विथ आनंद मोहन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे से जुड़ने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।